नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक्ट्रेस भाग 2 लेकर प्रस्तुत हूँ, जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। उसमें आपने पढ़ा था कि दोनों तरफ से प्रेम निभाने का वादा हुआ था और फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्योता देकर कुंवर साहब जो है विदा हो गए थे। तो इस प्रकार से अब उसके आगे की कहानी सुनिए। 1 महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते। उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता। नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया और अब दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत हेय थी। उन्हें अपने सामने देखकर उसे किसी वस्तु की इच्छा न होती थी। मगर 1 महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वह वस्तु न मिली जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप हो रही थी। वह कुंवर साहब से प्रेम की, अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें रोज सुनती थी, पर उसमें विवाह का शब्द न आने पाता था। मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और किस चीज की तृप्ति हो सकती है? प्यास बुझाने के बाद संभव है और चीजों की तरफ उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए तो पानी सबसे मूल्यवान पदार्थ है। वह जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उनकी जबान से नहीं निकलती? क्या इस विषय का कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना संभव था? फिर क्या वह उसको केवल विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं? यह अपमान उससे न सहा जाएगा। कुंवर के एक इशारे पर वह आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए असह्य था। किसी शौकीन रईस के साथ वह इससे कुछ दिन पहले शायद 1-2 महीने रह जाती और उसे नोच खसोट कर अपनी राह लेती, किंतु प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के साथ वह निर्लज्ज जीवन न व्यतीत कर सकती थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे। वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। कहीं कुंवर साहब का विवाह कर देना ही ठीक एक ऐसा उपाय था जिससे सफल होने की आशा थी, और यही उन लोगों ने किया। उन्हें भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, यह भय अवश्य था, कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम न कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगा। यहाँ तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, तारा, देखो, तुमसे एक बात कहता हूँ, इनकार न करना। तारा का हृदय उछलने लगा। बोली, कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपके भेंट करके मैं अपने को धन्य ना समझूं? बात मुंह से निकलने की देर थी। तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर साहब के पैरों में गिर पड़ी। एक क्षण के बाद तारा ने कहा, मैं तो निराश हो चली थी, आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली। कुंवर साहब ने जबान दांतों तले दबाई, मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो। यह बात नहीं है तारा। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी, तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता, पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम सद्गुणों की खान हो और मैं जो कुछ हूँ वह तुम जानती ही हो। मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूँगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझ में अगर कोई गुण है तो यही है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और अपनी क्षुद्रता पर लज्जित हो जाता हूँ। तुम मेरे लिए सांसारिक नहीं, स्वर्गीय हो।
मुझे आश्चर्य है कि इस समय मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता। कुंवर साहब देर तक अपने दिल की बातें करते रहे। उनकी वाणी इतनी प्रगल्भ कभी न हुई थी। तारा सिर झुकाए सुनती थी, पर आनंद की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का क्षोभ, लज्जा से मिला हुआ अंकित हो रहा था। यह पुरुष इतना सरल हृदय, इतना निष्कपट है, इतना विनीत, इतना उदार। सहसा कुंवर साहब ने पूछा, तो मेरे भाग्य किस दिन उदय होंगे तारा? दया करके बहुत दिनों के लिए न टालना। तारा ने कुंवर साहब की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा, कानून का क्या कीजिएगा? कुंवर साहब ने तत्परता से उत्तर दिया, इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा, मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून है जिसके अनुसार हम और तुम एक एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज ही के दिन वह शुभ मुहूर्त आएगा। क्यों? तारा सिर झुकाए रही, बोल न सकी। मैं प्रातःकाल आऊँगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द न निकला। कुंवर साहब चले गए, पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही। पुरुषों के हृदय से क्रीड़ा करने वाली चतुर नारी क्यों इतनी विमूढ़ हो गई है? विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही हैं। थिएटर के सभी पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगारदान भेंट किया। उनको 2-4 अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नजर नहीं आती। वह क्षुब्ध है और उदास है। उसके मन में 4 दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है, क्या कुंवर के साथ विश्वासघात करे? जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिमखंड के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल है, उसी से कपट करे? नहीं, वह इतनी नीचता नहीं कर सकती। अपने जीवन में उसने कितने युवकों से प्रेम का अभिनय किया था, कितने ही प्रेम के मतवालों को वह सब्ज बाग दिखा चुकी थी, पर कभी उसके मन में ऐसी दुविधा न हुई थी, कभी उसके हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था कि ऐसा अनुराग उसे और कहीं न मिला था? क्या वह कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है? हाँ, अवश्य। इस विषय में उसे लेश मात्र भी संदेह नहीं था। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या वह प्रकृति को धोखा दे सकती है? ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव। वह स्फूर्ति, वह चपलता, वह विनोद, वह सरल छवि, वह तल्लीनता, वह त्याग, वह आत्मविश्वास, वह कहाँ से लाएगी, जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं, वह कितना भी चाहे पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़ों के साथ नहीं चल सकता। आह, यह नौबत उसने आने ही क्यों दी? उसने क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर किस मुंह से कहेगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूँ? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी, अब केवल उसका पद चिन्ह रह गया है। रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी हुई थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वह किसी की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। अभी 4 दिन पहले वह इन्हीं चीज़ों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीज़ों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चिन्हों से उसे घृणा हो रही है। प्रेम सत्य है और सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तारा ने सोचा, क्यों न यहाँ से कहीं भाग जाए, किसी ऐसी जगह चली जाए जहाँ कोई उसे जानता न हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर का विवाह हो जाए तो फिर वह आकर उनसे मिले और यह सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाए। इस समय कुंवर पर वज्रपात सा होगा।
आज न जाने उनकी क्या दशा होगी, पर इसके लिए उसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। अब उनके दिन रो रो कर कटेंगे, लेकिन उसे कितना ही दुख क्यों न हो, वह अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। उसके लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है। इससे अधिक उसका अधिकार नहीं। दाई ने आकर कहा, बाई जी, चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए। तारा ने कहा, नहीं, जरा भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। दाई, देखिए मुझे भूल न जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तारा, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना? दाई, अरे बाई जी, मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना, आप अपने कोई उतारा दे दीजिएगा। दाई चली गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा। सचमुच 12 बज गए थे। केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे। हाय हाय भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक उसे वंचित रखा, वह आज क्यों सामने लाए? यह भी तुम्हारी क्रीड़ा है। तारा ने एक सफ़ेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए। गर्म पानी मौजूद था। साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। कहाँ थी वह छवि, वह ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था, पर कांति कहाँ? अब भी वह यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। यह कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस की टट्टियों और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा, कहाँ भाग कर जाऊं? रेल से भागती हूँ तो भागने न पाऊंगी। सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। वह ऐसे रास्ते से जाएगी जिधर किसी का ख्याल भी न आए। तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वह दुखी न थी, निराश न थी। वह फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वह निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया, ऐसा न हो कुंवर साहब उसे वहां न पाकर शोक विह्वलता की दशा में कोई अनर्थ कर बैठे। इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा। फिर मेज पर जा बैठी और यह पत्र लिखने लगी। प्रियतम, मुझे क्षमा करना, मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वह स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, मुझसे नाराज न होना। ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से नववधू के लिए छोड़ जाती हूँ। केवल वह मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी तारा। यह पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया। मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों पुराना संबंध आज टूटा जा रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक हो गया। वह बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। जो ही मैनेजर निकल गया, वह हाथे के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धूनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी।
मल्लाह नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाह को पुकारा, ओ माझी, उस पार नाव ले चलेगा? माझी ने जवाब दिया, इतनी रात गए नाव न जाई। मगर दूनी मजदूरी की बात सुनकर डांड और नाव को खोलता हुआ बोला, सरकार, उस पार कहाँ जई हैं? उस पार एक गांव में जाना है, मुदा इतनी रात गए कोनो सवारी शिकारी ना मिली। कोई हर्ज नहीं, तुम मुझे उस पार पहुंचा दो। माझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जाकर बैठी और नौका मंद गति से चलने लगी, मानो जीवन स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्जवल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा। अभी आप सुन रहे थे कहानी एक्ट्रेस का भाग 2। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और मेरा वाचन स्वर कैसा लगा हो सके तो यह भी बताइएगा। अगर कहानी का वाचन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। धन्यवाद।